अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। किसान अपने स्तर पर कैसे करे बीजों का अंकुरण परीक्षण। हानिकारक रसायनों के बिना कैसे पकाए फलों को। रबी फसलों की कटाई के बाद प्रदेश के किसान भाई खरीफ फसलों की खेती करेंगे, लेकिन इन फसलों की बुआई से पहले उन्हें बीज खरीदते समय और बीजों के अंकुरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हीं पर फसल से मिलने वाली उपज का पूरा दारोमदार होता है। तो हमारे किसान भाई बीज को खरीदते समय, इसके अंकुरण के समय कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपके बीच उपस्थित है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश सिंह। अब आप खरीफ की बोनी करेंगे और बोनी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आदान होता है वो होता है बीज का। बीज एक ऐसा आदान है कि आपके खेत में अगर बीज अच्छा नहीं है तो आपके उत्पादन पे भारी कमी आ जाती है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं बीज के अंकुरण परीक्षण की, क्योंकि किसी भी फसल की बुआई से पहले उस फसल के बीज के अंकुरण की जांच करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बीज के अंकुरण पर ही फसल का बीज दर निर्भर करता है। तो किसान भाइयों, आप बीज के अंकुरण की जांच किस तरह से करें, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, ये आप एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप अपने खेत की बोनी करने जा रहे हो तो वह बीज चाहे आपके घर का हो, चाहे आपके पड़ोसी का हो और चाहे आप कहीं से खरीद कर लाए हो, सबसे पहले बीज की गुणवत्ता की जानकारी होना जरूरी है। बहुत ही सरल और साधारण तरीका है, उस तरीके को हम बोलते हैं कि बीज का अंकुरण परीक्षण, यानी बीज की जांच जरूरी होती है। और बीज की जांच करने के उपरांत ही हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो बीज है वो कितनी मात्रा हमारे खेत में बोना चाहिए। तो बीज का जो अंकुरण परीक्षण है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही साधारण तरीका है। आप जिस भी फसल का बीज बोना चाह रहे हैं या बोने जा रहे हैं उसके 100 दाने गिन करके या 200 दाने गिन करके आप ले लीजिए। 100 दाने इसलिए ले लीजिए कि जब 100 दाने आप लेते हैं तो अंकुरण प्रतिशत निकालने में आपको आसानी हो जाती है। तो बहुत ही सरल तरीका है, बीज के 100 दाने गिन करके आप ले लीजिए, उसको एक बोरी की फट्टी में, बोरी की फट्टी गीला कर दीजिए और उसके बोरी की फट्टी को फैला दीजिए और उसके 10 लाइन आप बना दीजिए और हर लाइन में 10-10 दाने आप बीज के डाल दीजिए लाइन से। और इसके बाद धीरे धीरे बोरी को क्या करेंगे, फट्टी को रोल कर देंगे आप, और रोल करने के बाद आप उसको पानी छिड़क करके रख दीजिए। 1 सप्ताह 4 दिन आप रखेंगे, उसमें से बीज का अंकुरण आ जाएगा। उस अंकुरण को गिन करके आप पता कर सकते हैं कि हमारा जो बीज है वो किस स्तर का है, यानी कितना जमा और कितना नहीं जमा। अब 100 दाने जो बीज की आपने बोया है उसमें से अगर आपका 85 दाना 80 दाना जम गया तो हम कहते हैं कि ये बीज बहुत बढ़िया है, यानी इस बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी, इसकी गुणवत्ता है। अब जो है आपको बीज की मात्रा जितना संस्तुत की गई है, जितना दर है बीज दर, उतना ही अपने खेत में बोना चाहिए। लेकिन अगर आपका बीज 70 दाना जमा या उससे कम जमा थोड़ा, तो आप यह ध्यान रखें कि अब जो है हमारे बीज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे
कि जब भी बीज की बोनी हो, बहुत सरल तरीका है कि बीज का अंकुरण परीक्षण करें। हमने तो एक तरीका बताया बोरी की फट्टी में। अब आप चाहें इसको तो गमले के अंदर भी रख सकते हैं। गमले में आप उसी सावधाना लगा दीजिए, या क्यारी बना करके सावधाना लगा दीजिए, या पेपर में लपेट दीजिए, या कपड़े में लपेट दीजिए। आप देखते हैं, आप चना या मूंग भिगो कर खाते हैं, रख देते हैं, 3 दिन में जर्मिनेशन आ जाता है। तो यही साधारण तरीका है कि किसी भी तरह से आपके बीज का जर्मिनेशन होना चाहिए। यह तो बीज अंकुरण की जांच करने की बात हो गई। अब बात करते हैं विभिन्न फसलों के बीजों को खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में। तो किसान भाई, बीज को खरीदते समय आप कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को अमल में लाएं? आइए जानते हैं। लेकिन जब भी आप बीज खरीदने जाते हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है कि जो बीज आप खरीदने जा रहे हैं वह किस प्रजाति का है और किस स्थान पे उसको तैयार किया गया है। सबसे जो अच्छा बीज हम मानते हैं वह अगर किसी विश्वविद्यालय या किसी इंस्टीट्यूट के, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से तैयार किया गया है, तो निश्चित है कि उनके ब्रीडर होते हैं और उसको गुणवत्ता युक्त वो बीज को तैयार करते हैं। तो उस खरीदते समय सावधानी रखें कि जब भी आप बीज खरीदें तो किसी गवर्नमेंट एजेंसी या किसी विश्वसनीय संस्थाओं से आप खरीदें। टैग उसका जो है संभाल के रखें। साथ ही बीज का थोड़ा सैंपल भी अगर आप बचा के रख लेते हैं तो उससे आपको और आसानी हो जाती है अगर आपका बीज अच्छा नहीं जमता है या बीज में किसी तरह की कमियां पाई जाती हैं, या अगर बीज आपका अच्छा है तब भी आपको अगली फसल के लिए वो काम करता है। इसको जितना आप अच्छे से बचा के उपयोग करेंगे उतना ही आपको अधिक उत्पादन देगा। किसान भाइयों, इस समय राज्य में गर्मी अपने चरम पर है और राज्य के कई जिलों में तापमान 44 से 48 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। ऐसे में मानव तो जैसे तैसे इस भीषण गर्मी से अपने आप को बचा लेता है, लेकिन पशुओं को इसके दुष्प्रभाव से बचाने की आवश्यकता है, नहीं तो पशु लू लगने के कारण मर भी सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसे करें गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल? आइए जानते हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला पटना के डॉक्टर सरोज कुमार से। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इन दिनों हमारा राज्य काफ़ी तेज गर्मी और लू के चपेट में चल रहा है, और इस लू के चपेट में कई बार हमारे जो दुधारू पशु हैं और अन्य छोटे पशु हैं वो चपेट में आ जाते हैं। प्रदेश में इन दिनों तापमान 42 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में पशु अक्सर गर्मी के कारण लू की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हमारे पशुपालक भाई पशु को लू लगने के बाद भी इसके लक्षणों को समझ नहीं पाते, जिसके चलते वो समय रहते इसका इलाज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए लू लगने पर पशुओं में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, आइए जानते हैं। लू लगने का मुख्य लक्षण है कि पशु का बेहोश हो जाना, या फिर उसकी सांसें जो है नाड़ी तेज चलना, और इसके अलावा शरीर का तापमान जो है बढ़ जाना, जिसे हाइपरथर्मिया भी कहते हैं हम लोग। किसान भाइयों, किसी भी रोग के इलाज से अच्छा होता है कि उस रोग के बचाव उपायों को अपनाया जाए। यदि लू की बात करें तो इससे अपने दुधारू पशुओं को किस प्रकार बचाया जाए, आइए जानते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि पशु को गर्म हवा जो चलती है उसकी चपेट से बचाया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि जो आपने गौशाला बना रखे हैं, जहाँ पशुओं को आप रखते हैं, अगर वहाँ पे पहले से उसका छत अगर टूटा फूटा है, कहीं पे किसी हिस्सा में अगर जगह खाली है, तो उन सभी जगहों को आप ढक दें या किसी चीज़ से बंद कर दें, ताकि पशु सीधा गर्म हवा की चपेट में नहीं आ पाए। और प्रयास करें, अगर आपने संकर नस्ल की गाय पाल रखी है या विदेशी नस्ल की गाय पाल रखी है, तो वैसे पशुओं में लू लगने की समस्या और ज़्यादा होती है। तो वैसे पशुओं के लिए आवश्यक है कि आप जहाँ गौशाला रखे हैं, जहाँ पशुओं को रखते हैं, उसके चारों तरफ जूट का बोरा लेकर और उसे पानी में भिगो करके चारों तरफ से लगा के रखें, और उसे हमेशा दिन भर में कम से कम 3-4 बार पानी से भिगोए। इसके साथ साथ पशु को भी ठंडे पानी से नहलाना चाहिए, जिससे कि पशु लू की चपेट में नहीं आए
पशु को अगर आप चरने के लिए छोड़ते हैं तो ध्यान रखें कि सुबह का समय जो है प्रातःकाल ही उसे चरने के लिए छोड़ दें और 9-10 बजे तक अपने यहाँ वापस पशु चले आए और उसके बाद शाम को 5 बजे के बाद ही चरने को छोड़ें ताकि पशु आपके लू की चपेट में नहीं आए। पशुपालक भाइयों, इतने उपाय करने के बाद भी यदि पशु लू की चपेट में आ जाता है तो इलाज किस प्रकार करेंगे, आइए जानते हैं। यदि किसी कारणवश अगर पशु आपका लू की चपेट में आ जाता है तो आप तुरंत निकटतम पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करके उसका उपचार कराएं। इसके उपचार के लिए सर्वप्रथम पशु को जो है एक ठंडी स्थान पे लिटाना आवश्यक होता है। उसके माथे पर अगर ठंडा पानी अगर बर्फ़ मिलाकर अगर दिया जाए तो और ज़्यादा उपयुक्त होगा। ठंडा पानी से उसके माथे को धोएं, पूरे शरीर को आप ठंडे पानी से पोंछें और हवा जो है आने जाने दें आसपास में। और पशु अगर ज़्यादा गंभीर अवस्था में चले जाए तो उसमें डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन जो इंट्रावेनस मेथड से उसे चढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो पशु को सावधानी पूर्वक उसमें निगरानी में रखना होता है। पशु चिकित्सा पदाधिकारी के निगरानी में पशु को रखें और बचाव ही सर्वोत्तम है इस बीमारी के लिए। तो पशुपालक भाइयों, आप अपने पशुओं को ये लू की समस्या से बचाने का प्रयास करें ताकि उपचार की नौबत नहीं आए और आपका पशु जो है आपको अधिकतम उत्पादन दे सके। ये थे कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आम एक काफी लोकप्रिय फल है और लोग वर्ष भर इसका इंतजार करते हैं। इस कारण कुछ किसान भाई अधिक मुनाफा कमाने के लिए पेड़ों से कच्चे आम को तोड़ लेते हैं और उन्हें हानिकारक केमिकल से पकाकर बाजार में बेचते हैं। लेकिन ऐसे केमिकल से पके आम को खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए किसान भाई किस प्रकार से आम को पकाएं जिससे ज्यादा लाभ मिले और स्वास्थ्य को भी किसी प्रकार की हानि ना हो, इस विषय पर विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शशि कुमार भाटिया से। हाँ जी, अब ये जो सीज़न है, ये सीज़न आम का सीज़न है और बाज़ार में आम काफ़ी आ रहा है। हम देखते हैं भी आम जो फुल सीज़न चला हुआ है। ये जो यहाँ की वैरायटी है वो दशहरी है, चौसा, लंगड़ा, अमरपाली है इसके अंदर। ये वैरायटी अब तक पकी नहीं है, ये अभी कच्ची स्टेज में है। अपनी थोड़ी सी लालच एवं अज्ञानता बस कुछ फल उत्पादक किसान अथवा फल व्यापारी फल पकाने हेतु हानिकारक रसायन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। फलस्वरूप इस प्रकार से पके हुए फलों को खाने से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और जहाँ तक आगे जो सीज़न आएगा किसान भाइयों के लिए, ये पकने का टाइम आएगा तो एक जो बैंड ऑलरेडी एक कैल्शियम कार्बाइड के नाम से, चूना पत्थर के नाम से है। हालांकि वो काफ़ी पहले से सरकार ने, गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है और वो बड़ा कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का अर्थ ये होता है कि जो ह्यूमन में जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको ख़राब करते हैं, उनसे कैंसर वगैरह भी फैलता है उनसे। तो उन पे गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है, हेल्थ के लिए हानिकारक है, इसका कभी यूज़ ना करो। लेकिन फिर भी कई बार चोरी छिपे से कई आदमी या व्यापारी या किसान भाई करते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके लिए अल्टरनेट है, और अल्टरनेट क्या है कि दूसरा एक केमिकल है इथरल के नाम से, एथेफोन के नाम से, जिसमें जो एथिलीन है वो 39% के हिसाब से होती है। अगर उसका हम 250 ppm, 250 ppm का मतलब ये होता है 1 ग्राम को 4 लीटर पानी में मिलाएं
और उसको उसके अंदर डिप करें या स्प्रे कर दें, तो उससे जो आम एक जैसा पकेगा और बिल्कुल सही पकेगा। या दूसरा एक, अगर हम थोड़ी सी वेट करें, नेचुरल वे है, उसको कहीं ढेर में हम रखते हैं तो वहाँ भी वो अपने आप कुछ टाइम के बाद पकना शुरू हो जाता है और इस तरह वो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए सही रहता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केमिकल से हमेशा बच के रहें जहाँ पकाने की बात है, और जितना भी केमिकल होता है वो डाइजेशन में दिक्कत करता है, पेट उससे ख़राब रहता है। तो इसलिए किसान भाइयों को चाहिए भाई खुद का भी स्वास्थ्य ठीक रखें और जो उनको कंज्यूमर हैं जो आम खाते हैं उनका भी स्वास्थ्य ठीक रखें। अगर कहीं किसी ने कोई गलती कर भी रखी है तो उसका एक निवारण जो है, एक तरीका वो ये है, भिगो के रखें पानी के अंदर, उसको अच्छी तरह धो दें उसको। अगर उसको कुछ देर 15-20 मिनट पानी के अंदर डुबोए रखें तो थोड़ा बहुत जो स्किन के ऊपर, क्यों हमारी खाने की आदत ऐसी है कि हम चम्मच से नहीं खाते, हम खाते हैं छिलके के साथ, बिल्कुल उसके साथ मुंह में डाल के छिलके को खाते हैं। और जो हमारा ये खाने का तरीका है उससे जो ऊपर का कोई केमिकल है, वो छिलके वाला जो केमिकल है वो पेट के अंदर ही चला जाता है। या तो हम खाने का तरीका बदलें, और नहीं बदलते तो जो आम है उसको हम 15-20 मिनट के लिए अच्छी तरह भिगोएं, अच्छी तरह उसका जो ऊपर स्किन वाला है, छिलका है, ऊपर से अच्छी तरह धोएं और उसके बाद यूज़ करें। या दूसरा तरीका जैसे हम चक्कू के साथ या चम्मच के साथ खाते हैं, छिलके को मुंह में ना लें तो और भी अच्छी बात है। ये प्रिकॉशन हमारे को रखने चाहिए। क्यों ऐसा लगता है कि शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन बाद में आपने कभी ऐसा महसूस भी किया होगा कि आम 2 या 3 आम हम खा लें तो दूसरे दिन ऐसा लगता है जैसे पेट में थोड़े लूज मोशन है, वो हो रहा है। वो आम का नुकसान नहीं है, वो सिर्फ ये जो केमिकल लगे होते हैं इन्हीं के नुकसान करके वो डाइजेशन इनडाइजेशन बन जाता है, डाइजेशन ख़राब होता है और लूज मोशन भी लग जाते हैं और हमारे को नुकसान भी करता है। तो ये मैं ये किसान भाइयों से उम्मीद करता हूँ कि वो बिल्कुल इसका ध्यान रखेंगे, केमिकल वगैरह का कम से कम यूज़ करें, और करें तो हर हिसाब से प्रिकॉशन करें कि वो कंज्यूमर को नुकसान न करें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी की जो भी फसल तैयार हो चुकी है उसकी अविलंब कटाई करें तथा फसल की कटाई के बाद अगर मिट्टी में उपयुक्त नमी मौजूद हो तो खेत की जुताई कर दें तथा पाटा नहीं चलाएं। इस समय विभिन्न पालतू जानवरों को धूप गर्मी से बचाकर रखें तथा जानवरों के घर की खिड़कियों को दिन में जूट के बोरे से ढक दें तथा इन बोरों को पानी से भिगोते रहें, जिससे ठंडी हवा का प्रवेश अंदर हो सके और जानवरों को राहत मिल सके। साथ ही साथ पशुओं को स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें एवं पानी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिला दें। जो किसान भाई अदरक एवं हल्दी की खेती करना चाहते हैं वो बुआई के लिए बीज का प्रबंध कर लें। अदरक की उन्नत किस्म बर्दवान, सुरुचि, सुप्रभा, नदिया इत्यादि तथा हल्दी की उन्नत किस्म राजेंद्र सोनिया का ही चुनाव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है लालगंज जिला वैशाली से कृपाल चंद्र परिहार ने। यह मिर्च की फसल में कीट एवं रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो कृपाल चंद्र परिहार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह है अंश। कीटों की बात करें तो 3-4 तरह के कीट मिर्ची को नुकसान पहुंचाते हैं।
इसमें एक तो कीट जो थ्रिप्स है, लीफ माइनर है, मोइला है आदि रस चूसने वाले कीड़ों का आपके ऊपर आक्रमण होता है। इससे बचाव के लिए कोई सिस्टमेटिक कीटनाशक जैसे डाइमिथोएट 2 ml पर लीटर या इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए, ताकि रस चूसने वाले कीड़े हैं उससे फसल को बचाया जा सके। कई बार इसके अंदर लटों का भी प्रकोप होता है जो फल को खाती है, फल को नुकसान पहुंचाती है। इससे बचाव के लिए कोराजन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। दूसरी जो बीमारी है वो है छाछा रोग, जिसमें पत्तों के ऊपर सफ़ेद पाउडर जमा हो जाता है। उससे बचाव के लिए कैलेक्सिन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से या घुलनशील सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। तो इससे छाछा रोग से भी फसल को बचाया जा सकता है। रोग भी लगता है जिसमें पत्तों के ऊपर धब्बे बनते हैं और उसके बाद में पत्ते पीले पड़ के झड़ जाते हैं। 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से COC और उसी में स्टेप्टोसाइक्लिन की मात्रा 6 ग्राम 40 से 50 लीटर पानी के हिसाब से होनी चाहिए। तो स्टेप्टोसाइक्लिन प्लस COC दोनों का घोल बना के और जीवाणु जो बीमारी होती है उससे बचाव में इसमें प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से यदि किसान भाई कीट और बीमारियों से फसल को बचा लेते हैं और अच्छा रखरखाव करते हैं तो 100 से 150 क्विंटल हरी मिर्च किसान इसके माध्यम से प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मशरूम का उत्पादन कर अच्छी आय ले रही महिला किसान की सफलता की कहानी। घातक बीमारियों से बचाव के लिए कब और कैसे कराएं दुधारू पशुओं का टीकाकरण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।